ठीक है, तो पहले तो हमको क्वेश्चन कुछ डिस्कस करना था, लेकिन आप लोग नालायक हो, है ना। तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल बातों पे हम लोग बात करेंगे, है ना। उसमें से बहुत सारी बातें आपको बता चुके हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती, ठीक। तो स्टार्ट करें। ये क्या होता है पहले तो ये बताओ। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोई नाम है इसका? इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, ये ध्यान से समझना। स्टार्टिंग में भी कुछ चीज बताएंगे, बहुत बेसिक होगा, है ना कहीं इनडायरेक्टली आपको बता चुके हैं, बट अगर ये क्लियर नहीं होगा तो बहुत परेशान होगा, ठीक है। ये क्या, अगर हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनो, ट्रू या फॉल्स, अगर हम ये लिखते हैं, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, हम लिखते हैं dv/dt बराबर a का मॉड v का मॉड, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, बैठ जाओ। फॉल्स है, क्यों? अब बताओ क्यों? स्पीड का चेंज बता रहा है ना। हाँ, फॉल्स है, एक पार्टिकुलर केस में ट्रू होगा, एक पार्टिकुलर केस में ट्रू होगा जब नहीं, ये ट्रू है या false फॉल्स? है, false। ठीक है, बैठ। बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। रीजन बीइंग कि dv/dt को एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्या चीज? तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये एक्सेलरेशन नहीं होता। कई ऐसा सिचुएशन आपको बता देंगे जब स्पीड बदल नहीं रहा है, ध्यान से सुनना, स्पीड कांस्टेंट है, यानी dv/dt क्या हो जाएगा? जीरो, लेकिन फिर भी नॉन जीरो एक्सेलरेशन है। अब बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या कि बिना स्पीड बदले पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन हो? बिल्कुल। सर्कुलर मोशन पढ़े हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 9th-10th में? पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। क्या उसमें वेलोसिटी सेम होता है हर जगह? नहीं। यहां पे वेलोसिटी इधर, यहां पे वेलोसिटी इधर, यहां पे वेलोसिटी इधर, यहां पे वेलोसिटी इधर। क्या वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रहा है? अरे बदल रहा ना। और अगर वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रहा तो क्या वेलोसिटी बदल रही है? बिल्कुल बदल रही। सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलने से वेलोसिटी नहीं बदलती, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी बदल जाए तो वेलोसिटी बदल जाएगी। तो इस केस में पता है आपको dv/dt जीरो आ जाएगा। इस केस में इसका मतलब होता है स्पीड का चेंज। क्या है स्पीड का चेंज? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है? जीरो, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा। अरे समझ में आया? तो सर ये क्या चीज, इसको स्पेशली देखो, हर चीज का नाम हो जरूरी नहीं है ना, हर चीज का नाम हो दुनिया में जरूरी नहीं है, बट हाँ इसका संयोग से एक नाम है, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज नॉट कॉल्ड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड।
ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। बेसिकली एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है ना, इस पे बात करेंगे अब। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग हो। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो ये एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? निगेटिव? बिल्कुल। स्पीड बढ़ रहा तो ये पॉजिटिव होगा, स्पीड घट रहा तो ये निगेटिव होगा। इसमें क्या बड़ी बात? समझ में आया? चलो, ये क्या है? अगर ये लिखें तो ये क्या है विनीत? नहीं, ये है एक्सीलरेशन। डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। देयर इज अ डिफरेंस। समझो मैथ्स को, समझ में आ रहा है? यह है कि वेलोसिटी को ये डिफरेंशिएट कर दिए। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने का मतलब उसमें डायरेक्शन बदलने का भी चेंज दिख रहा होगा और उसमें मैग्नीट्यूड बदलने का भी चेंज दिख रहा होगा। क्योंकि किसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं? वेलोसिटी को। और वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकता है? तो मैग्नीट्यूड बदलने से भी और डायरेक्शन बदलने से भी। अरे हो सकता है ना? तो डीवी बाई डी टी इज व्हाट? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? अरे समझ में आया? अगर हम पूछे कि इसमें ये भी जीरो है क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डीवी बाई डी टी भी जीरो है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी होगा। अरे समझ में आ रहा है? इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते जाना धीरे धीरे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, है ना? चलो, देखो क्या होता है ना कि वेलोसिटी के बदलने का रीजन में जब चेंज है, वेलोसिटी में जब चेंज है, इसका क्या क्या रीजन हो सकता है? या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ठीक है, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। समझ में आया? वेलोसिटी के चेंज होने का क्या क्या कारण हो सकता है? उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। दैट डजंट मीन कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, है ना? कोई एक भी बदल जाए तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, और दोनों बदल जाए तो ऑब्वियसली चेंज होगी। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट हो तो क्या वेलोसिटी बदल सकती है? बिल्कुल। डायरेक्शन बदल दो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही नहीं, मान लो आप अपने कार में, थोड़ा बहुत अगर सुने हो कभी, किसी को कार से इंटरेस्ट हो, कार में आजकल नए कार में होता है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे जैसे 70-80 को क्रॉस करते हो ना, उसमें क्रूज कंट्रोल ऑन कर दोगे, आप एक्सीलेटर से पाँव हटा दो, गाड़ी उसी रफ्तार से चलती है। दैट इज कॉल्ड क्रूज कंट्रोल। इससे क्या होता है ना कि आपके पेट्रोल का खपत ठीक होता है, क्योंकि जब आप एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करते हो तो उस समय उसका खपत बढ़ता, ठीक है। उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे, है ना। लोड चेंज होने के कारण होता है, हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग पढ़े हैं उसमें, बट उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस सिंपल ये जानो कि जब आप एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट करते हो ना, तो उस समय फ्यूल इफिशियंसी कम हो जाती है, और जब वो कांस्टेंट रफ्तार से, खासकर 80 के आसपास जब कोई भी कार मूव करता है ना, तो बेस्ट माइलेज होता है। तो जब हाईवे पे चल रहे हो तो लगभग देखते हो एकदम कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे हैं,
तो उसी के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड क्रूज कंट्रोल। तो उसमें क्या करना, आपको कुछ समझना नहीं है, ये हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, क्रूज कंट्रोल नहीं पढ़ा रहा है ना। तो उसमें क्या है बेसिक फंडा कि गाड़ी को किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे 80 के आसपास जाके क्रूज कंट्रोल ऑन कर दो, गाड़ी उतने से चलते रहेगी। ठीक है, स्पीड क्या हो गया गाड़ी का, कांस्टेंट हो गया ना, मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन अब गाड़ी अगर टर्न हो रहा तो क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, वेलोसिटी बदल रहा है। समझ में आया। और जब जब वो टर्न होता है, जैसे ही वो डायरेक्शन बदलता है ना, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन बिना किसी फोर्स के नहीं आया होगा। समझ में आया। वो फोर्स के बारे में बात करेंगे अभी सर्कुलर मोशन में, है ना। एकदम धीरे धीरे हम समझा रहे हैं क्योंकि ये सब चीज टफ है। तो अगर आप कांस्टेंट स्पीड से क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिए हो और कहीं टर्न ले रहे हो, मान लो बड़ा सा टर्न है हाईवे पे, तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स कि आपके पास एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है, पक्का। तो एक्सेलरेशन डजंट मीन चेंज इन स्पीड, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज अ डिफरेंस। तो इसीलिए बोल रहे हैं वेलोसिटी के बदलने के कारण क्या 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 कारण हो सकता है, मैग्नीट्यूड बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों बदल जाए। तो तीनों केस में एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड बदलने पे भी एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन बदलने पे भी एक्सेलरेशन होगा, और दोनों बदल जाए तो भी एक्सेलरेशन होगा। पता है, समझ में आया। अरे समझ में आया। तो कार में कितना एक्सेलरेटर होता है आप लोग के हिसाब से, एक होता है ना। कार में 3 एक्सेलरेटर होता है, एक फिजिक्स वाले के हिसाब से, जो समझदार है। बताएं कैसे, लॉजिक के साथ बताएंगे हम, फालतू का नहीं, ये नहीं कि जोक चल रहा है। कार में 3 एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। 3 चीज होता है जिससे आप वेलोसिटी बदल सकते हो। पहला, जिसको आप एक्सेलरेटर बोलते हो, है ना, उससे क्या बदल जाता है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, तो वो भी क्या है, एक्सेलरेटर। ब्रेक, ब्रेक दबाते हो तो भी मैग्नीट्यूड घट जाता है, मैग्नीट्यूड घटा मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो वो भी एक्सेलरेटर। अरे एक्सेलरेटर मतलब एनीथिंग विच कॉज एक्सेलरेशन। अरे समझ में आया। एक और एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग। अरे उससे डायरेक्शन बदल देते हो, हम दो सोच लिए थे, ब्रेक वाला नहीं सोचा। और अगर डायरेक्शन आप बदल देते हो दैट मीन्स कि वेलोसिटी बदल देते हो। अरे है ना। और जैसे वेलोसिटी बदलते हो तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटर, देयर इज एन एक्सेलरेशन। समझ में आया। ये लॉजिकल है, फालतू का एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, घर में जाके ड्राइवर को मत बोल देना कि आपके कार में 3 एक्सेलेटर हो, बोलो पागल आदमी, इसका गाड़ी नहीं चलाएंगे आज से। कौन 3 एक्सेलेटर वाला कार खरीद के ले आया। हम बचपन से सीखे हैं 1 एक्सेलेटर वाला ही बोलता है कि मेरे घर में 3 एक्सेलेटर वाला कार है, चलाओगे क्या, है ना। तो जैसे ड्राइवर का को हायर करते हो, उस समय ड्राइवर का इंटरव्यू लेने बैठ जाना और उसे ऐसे ऐसे सवाल पूछना, तो ड्राइवर क्या करेगा, भाग जाएगा। अब पागल कहाँ से, विदेश में भी सुने 1 एक्सेलेटर वाला कार होता है, कहाँ से 3 एक्सेलेटर वाला खरीद के ले आया। समझ में आया। तो यहाँ तक की सारी बातों को नोट करो, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में। समझ में आया कि ये एक्सेलेरेशन नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे देते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट दिस इज नॉट एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। समझ में आया, जल्दी से नोट करो। अब थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से मैथमेटिकली समझने की कोशिश करता है ना। मान लो ये आपका वेलोसिटी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ही अलोंग है, मतलब या तो इधर है या तो इधर, अलोंग बोल रहा है ना। कोई दिक्कत। तो इसके साथ क्या होगा, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है। तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा dv,
वो ऐसे लिख सकते हो dv बराबर a dt। व्हाट इज dv? dv इज वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? dv इज व्हाट? वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। अभी मत पूछना ये कैसा है, ये सब बहुत बार कर चुके हम लोग, है ना? काइनेमेटिक्स 1D से ही काम कर रहा है ना? अच्छा ध्यान से अगर देखो, है तो ये भी चेंज इन वेलोसिटी, भले बहुत छोटा है बहुत बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, है तो चेंज इन वेलोसिटी, अरे है ना? दैट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो था v प्लस dv। बोलोगे सर ये कैसे आ गया? अरे चेंज इन वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको इधर ले आए। तो हम बोलेंगे कि अभी वेलोसिटी v है और बहुत छोटे टाइम के बाद जो वेलोसिटी v फाइनल है या v डैश है वो कितना होगा? तो वो होगा v प्लस dv। अरे जो इनिशियल था प्लस उसमें जो चेंज आया, बढ़ा घटा वो अलग बात है, वेक्टर में बड़ा छोटा तो होता ही नहीं, बस ये समझो ना जो चेंज आया। अरे आपके पास 1000 रुपया था और बोलेंगे कि थोड़ी देर बाद आपके पास कितना रुपया होगा? तो आप बोलोगे जितना रुपया था और जितना हम खर्च कर दिए या जितना आ गया, तो मतलब ओरिजिनल प्लस चेंज दैट कम्स आउट टू बी फाइनल। अरे समझ में आया? अच्छा, फाइनल वेलोसिटी या v डैश इसको बोल दो तो ये हो जाएगा v प्लस a dt होगा। बिल्कुल आराम से सोचना। अरे dv को क्या लिख दिए? a dt, ठीक है? ध्यान से अगर देखो तो a उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में v है। अच्छा a dt भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में a है। ये सीख चुके हैं। कहां सीखे हैं सर? तो किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलने वाला वेक्टर उसी डायरेक्शन में होता है अगर नंबर पॉजिटिव हो, और मिलने वाला वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है अगर नंबर निगेटिव हो। तो dt ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। चेंज इन टाइम पॉजिटिव होगा ना, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अरे हाँ ना, वो मतलब a dt का डायरेक्शन किधर होगा? तो जिधर a का डायरेक्शन है, और a का डायरेक्शन किधर है? जिधर v का। तो मतलब जो फाइनल वेलोसिटी आएगा, ध्यान से सुनना, वो इसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा इसी डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना बोल। उसी डायरेक्शन में होगा बे। ये वेलोसिटी और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, या तो वो 0 डिग्री पे है या 180 पे है। तो या तो मेरा इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा या घट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? एक वेक्टर ऐसे है v और दूसरा वेक्टर a dt भी इधर ही, ध्यान से सुनो, दोनों को जोड़ दो, नया वेक्टर v डैश किधर मिलेगा? ऐसे। अब नालायक, ये तो समझ में आता है। तो नया वेक्टर जो v डैश मिलेगा वो भी ऐसे मिलेगा, अरे जोड़ दो। अब बोलो सर उल्टा होगा तो तब तो नहीं मिलेगा। उल्लू है क्या? अगर v ऐसे है और a dt ऐसे है, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें से इतना घट जाएगा, फाइनल ये बचेगा v, बट होगा तो उसी डायरेक्शन में। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो वेक्टर का पहला क्लास कर लेना, ठीक है? उससे ज्यादा हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अब यहां पे अगर हम फिर से वेक्टर पढ़ाने लगे तो बेवकूफी है ना, है कि नहीं? मतलब अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो या एक ही लाइन के अलोंग हो तो कभी भी उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। अरे समझ में आया? समझ में आया? उसी तरह अभी हम प्रूफ कर देंगे बहुत आसानी से कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। कैसे? वो भी बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना, और एक्सेलरेशन बोल रहे हैं हमेशा उसके परपेंडिकुलर है, हमेशा। समझ में आ रहा है? हमेशा। तो ए डी टी वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इधर या इधर। अरे डीवी मतलब क्या होता है? ए डी टी। और v में जब dv को जोड़ेंगे तो फाइनल वेलोसिटी मिलेगा।
अच्छा, बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ऐसा कुछ होगा एडीटी, अरे होगा। अब बोलोगे सर छोटा टाइम इंटरवल क्यों ले रहे हैं, ये भी बता देते हैं। अगर आप बड़ा टाइम इंटरवल ले ले तो ध्यान से सुनना, तो ये भी हो जाएगा और ये एडीटी हो जाएगा, ए डेल्टा टी हो जाएगा। अगर बड़ा टाइम इंटरवल ले ले तो हम बड़ा क्यों नहीं ले सकते वो समझा देते हैं। तो देखो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थोड़े, जैसे थोड़ी देर के बाद नया वेलोसिटी तो ये हो जाएगा, अरे ये होगा ना, अरे वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी बराबर न्यू वेलोसिटी। अब क्या इसके परपेंडिकुलर है, नहीं ना, मतलब अब इसको घुमाना चाहिए था, इसीलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, छोटा छोटा टाइम इंटरवल। अरे यहां हम क्या बोल रहे हैं, हम शुरू में कंडीशन लगा रहे हैं कि मेरा एक्सेलेरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसमें सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं होगा। अगर आप ये बड़ा इंटरवल ले लोगे तो जैसे ही थोड़ी देर के बाद देखो तो ये इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ी देर के बाद ये फाइनल वेलोसिटी, क्या अब एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे है, नहीं। और नहीं समझ में आ रहा तो और थोड़ी देर बाद देखो ये फाइनल वेलोसिटी, अरे v प्लस dv है क्या परपेंडिकुलर, नहीं है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि ये मेरा वेलोसिटी है और ये मेरा ADT मतलब dv, अरे चेंज इन वेलोसिटी, तो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी होगा। ध्यान से देखना, v डैश ये एंगल थीटा होगा, अरे होगा। अगर dt बहुत छोटा है, अगर dt बहुत छोटा है तो इट कैन इजिली बी प्रूव्ड कि v डैश का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। ये मैथ्स में अभी सर पढ़ा दिया हूं, नहीं पढ़ा तो हम स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि जब थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। याद आ रहा है, अरे याद आ रहा है, वहां से भी ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। आप देखो ना, ऐसे भी आपको देख के लग रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग बराबर होगा। अच्छा dt तो हम यहां बहुत बड़ा दिखा रहा है, अरे dt तो हम बहुत बड़ा दिखा रहा है, एक्चुअली में dt क्या, जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी छोटा, तो ये ADT तो बहुत छोटा होगा ना भाई। तो क्या उस केस में आपको लग रहा है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बिल्कुल बिल्कुल बराबर होगा, अरे होगा। अब आप बोलेंगे कि सर इस तरह से थोड़ा देर बाद तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, अरे परपेंडिकुलर होना वो तो कंडीशन है, अगले बार एक्सेलरेशन कैसे हो जाएगा, ऐसे, तभी तो परपेंडिकुलर होगा ना, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो फिर नया वेलोसिटी है, अगेन देखो इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या, नहीं, फिर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, अरे है ना, फिर ये नया वेलोसिटी। क्या हो रहा, वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, समझ में ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, हमेशा, समझ में, हमेशा मतलब हमेशा, हर अगले मोमेंट पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, हर अगले मोमेंट पे, तो क्या करेगा वो, मैग्नीट्यूड बदलेगा कि डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कब बदलेगा, जब वेलोसिटी के अलोंग हो। अच्छा इसका मतलब अगर दोनों बदल रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कुछ ऐसे होगा, है ना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, देखो इसका दो कंपोनेंट होगा, इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, एक वेलोसिटी के अलोंग और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट को बोलते हैं, हम नाम रख देते हैं ए रेडियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए रेडियल, समझेंगे इसको, ठीक है, परेशान नहीं होना। और पैरेलल वाले कंपोनेंट को बोल देते हैं ए टेंजेंशियल। अरे जैसे एक्स वाई एक्सिस लेते थे ना, तो यहां पे हम एक एक्सिस लेते हैं वेलोसिटी के अलोंग और एक एक्सिस लेते हैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है वो क्या श्योरली क्या बदल रहा होगा, मैग्नीट्यूड। अभी तुरंत किए हैं कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो तो वो क्या करता है, मैग्नीट्यूड बदलता है। तो जो इसके अलोंग है, इस लाइन के अलोंग, वो क्या बदलेगा, मैग्नीट्यूड, और जो कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है वो क्या बदलेगा, डायरेक्शन। तो ये पार्टिकल चल भी रहा होगा और डायरेक्शन भी बदल रहा होगा, घूम नहीं, डायरेक्शन बदल रहा, समझ में आ रहा। अब कुछ बच्चे यहां से एक चीज गलत कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर हो, ध्यान से सुनना,
अगर एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, है ना। ऐसा सत्य नहीं है, ऐसा सत्य नहीं है। असल में अगर एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा। दैट डजंट मीन कि वो सर्कल पे घूमेगा, वो किसी भी कर्व पाथ पे चल सकता है विथ कांस्टेंट स्पीड। समझ में आया, लिख लो। और आगे सर्कल पे चलने का क्या कंडीशन होता है उस पर भी बात करेंगे, है ना। अरे समझ में आया। तो यहां से क्या क्या लिखोगे आप अपने नोट्स में, अपने लैंग्वेज में। पहला, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो हमेशा तो सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। मतलब एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग होता है वो क्या बदलता है, मैग्नीट्यूड बदलता है। और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो क्या बदलता है, डायरेक्शन बदलता है ना। और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल। आगे इस पे और चर्चा करेंगे हम, है ना। और जो वेलोसिटी के अलोंग होता है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। तो नोट करो ये सब लैंग्वेज। एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर, है ना, हमेशा। ठीक है, तो जैसे ही वेलोसिटी थोड़ा सा चेंज हुआ एक्सेलरेशन फिर दूसरा अपना भी डायरेक्शन बदल लेगा ताकि वो क्या रहे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो दो कंडीशन अलग अलग पढ़ के अब उसको हम सुपर इंपोज कर सकते हैं, है ना। कि अगर ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट ले लेंगे, है ना। एक वेलोसिटी के अलोंग और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जो वेलोसिटी के अलोंग होगा वो मैग्नीट्यूड बदलेगा, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा वो डायरेक्शन बदलेगा। अब एक जो गलत कंफ्यूजन है बच्चों में कि अगर एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो पार्टिकल सर्कल पे मूव करता, गलत। सर्कल पे मूव करने का एक अलग कंडीशन होता है ना, जिसको एक बहुत पुरानी किताब, हमको याद नहीं आ रहा नाम, मेरे गुरुजी भी बोलते थे, उसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रीपिटल कंडीशन। क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल कंडीशन, है ना। सेंट्रीपिटल कंडीशन मतलब सर्कल पे घूमने का कंडीशन, है ना। तो वो ये नहीं है कि एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, वो तो तब भी होगा जब आप कार को चला रहे हो ना कांस्टेंट स्पीड से टर्न पे, तो भी क्या एक्सेलरेशन कैसे रहा होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। उसका कोई भी कंपोनेंट अलोंग तो नहीं रहा होगा। अगर अलोंग रहता तो क्या होता, मैग्नीट्यूड भी बदल जाता। मतलब हमेशा वो कैसा रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा ना। नहीं समझ में आया। अरे जब आप एक कार पे चल रहे हो कांस्टेंट स्पीड से ऐसे ऐसे, ठीक है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो भी एक्सेलरेशन हर जगह कैसे रहा होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। यहां ऐसे रहा होगा, यहां ऐसे रहा होगा, यहां ऐसे रहा होगा, है ना। तो क्या ये सर्कल है। अब बोलोगे सर हमेशा परपेंडिकुलर रहा होगा, इसकी गारंटी, हाँ है ना। अगर परपेंडिकुलर नहीं रहा होता, कोई कंपोनेंट अगर वेलोसिटी के पैरेलल रहा होता तो मैग्नीट्यूड भी तो बदलता। बट हम तो बोल रहे हैं कि हम क्रूज कंट्रोल ऑन किए हुए हैं, मेरा स्पीड कांस्टेंट है, अरे है ना, मतलब मेरा मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, है ना। मतलब एक्सेलरेशन पक्का हो ना हो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, ऑलवेज लिख रहा है, क्योंकि कभी कभी परपेंडिकुलर तो इसमें भी हो जाता है, प्रोजेक्टाइल को फेंको तो टॉप पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाता है, याद है। वो तो एक बार होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वहां तो स्पीड भी बदलता है, अरे बदलता है ना, प्रोजेक्टाइल याद है, उसमें स्पीड भी बदलता है ना। हम तब की बात कर रहे हैं जब एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, दैट इंप्लाइज सर्कुलर मोशन। इसका मतलब क्या होता है, सर्कुलर मोशन नहीं, सर्कुलर मोशन नहीं होता है। इसका मतलब होता है कर्विलीनियर मोशन
विथ कांस्टेंट स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया? कर्विलीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, कर्विलीनियर, कर्व के अलोंग होगा, किसी भी कर्व के अलोंग हो सकता है, लेकिन उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, है ना। तो गलत कंक्लूजन मत ड्रॉ करना कि एक्सेलेरेशन अगर हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। हो सकता है कि वो सर्कुलर मोशन हो जाए, है ना, बट हमेशा उसका मतलब सर्कुलर मोशन होगा नहीं। हाँ, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना तो उसमें भी एक्सेलेरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन साथ में एक और कंडीशन होता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल कंडीशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल कंडीशन। ठीक है, पक्का? चलो, तो जैसे कि हम लोग मोशन स्टार्ट किए थे, काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए थे, तो कुछ वेरिएबल से डील किए थे, है ना, कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या होता है ना। उसी तरह जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो कुछ एंगुलर वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, कुछ एंगुलर वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसको आप लोग एंगुलर काइनेमेटिक्स बोल सकते हो, है ना। जैसे वहां पे सिंपली क्या बोलते थे? काइनेमेटिक्स। हम ये नहीं जानने की कोशिश करेंगे कि मोशन कौन करवा रहा है ना, बस सर्कुलर मोशन में जो कुछ पैरामीटर यूज होते हैं, जैसे वहां पे क्या यूज होता था? पोजीशन, वेलोसिटी, है ना, वैसे सर्कुलर मोशन में जो कुछ पैरामीटर यूज होते हैं, है ना, जो आपके लिए अभी नया है, तो उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो टॉपिक का नाम दीजिए एंगुलर काइनेमेटिक्स। एंगुलर काइनेमेटिक्स। एंगुलर काइनेमेटिक्स। इसमें सबसे पहला टर्म आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा थीटा से। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आपसे कुछ सवाल ऐसे ही पूछते हैं। फार्मूला 1 रेसिंग देखे हो? यस सर। कार रेस। यस कार रेस देखें। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, F1 कार, ठीक है, रेसिंग कार वो होता है। मान लो उसमें एक कहीं पे ऐसा पाथ है, ऐसा पाथ है, कोई जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो, है ना, ऐसा एक कर्व्ड पाथ, एक कर्व्ड पाथ है। अच्छा, पता है कोई कैमरा से जो फोटो खींचता है वहां पे कैमरामैन वगैरह भी होता है ना, तो जो अच्छा कैमरा होता है वो 1 सेकंड में 12-13 फोटो खींच सकता है, 1 सेकंड में। उसको बर्स्ट मोड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको बर्स्ट मोड बोलते हैं। वो क्या करता है? एक बार क्लिक करता है, कट 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 11 FPS 12 FPS होता है, ठीक है, फोटो खींचता है। आपको लगता है ना कि वीडियो से फोटो काट के, नहीं नहीं नहीं, फोटोग्राफर अलग होता है, वीडियोग्राफर अलग होता है। ठीक है, फोटोग्राफर हाई स्पीड कैमराज भी होते हैं, एकदम बहुत महंगे वाले, 5 लाख 10 लाख से स्टार्ट ही होता है ना। तो वो ऐसे फोटो खींच रहा, कट 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 कट, ठीक है। अब गाड़ी जब घूम रहा, आगे से चल रहा होगा तो उसको घूमना भी पड़ रहा होगा, है ना। अच्छा, उसको पैसा दिया जाता है कि हर इंपॉर्टेंट मोमेंट कैप्चर हो। वो आपकी तरह नहीं होता, मन किया उठाए फोटो खींचे, उसको पैसा मिलता है फोटोग्राफी का, है ना, कंपनी उसको हायर करती है, तो उसका कोशिश होता है कि हर मोमेंट को कैप्चर किया जाए। ठीक है, उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है हर मोमेंट को कैप्चर किया जाए, कट 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 कट। ठीक है, एक बार वो क्लिक करता ना तो 10-12 फोटो क्लिक हो जाता है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत कैमरा के बारे में जानते उसको पता होगा, उसको बर्स्ट मोड बोलते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि मेरे पास 2 फोटोग्राफर है, एक ये और एक ये, और मान लो कार यहां से चल रहा है और यहां तक की बात कर रहा है। ठीक है,
कार जब यहां से चला और यहां पहुंचा तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। दो फोटोग्राफर, मान लो फोटोग्राफर 1 और फोटोग्राफर 2। आप कौन सी जगह पे बैठना पसंद करोगे, 1 पे कि 2 पे? 2 पे क्यों? देखो कार तो बराबर चला, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो तो कार यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, इसके लिए भी यही डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए भी यही डिस्प्लेसमेंट। आप 1 पे बैठना पसंद करोगे कि 2 पे? 2 पे क्यों करो, लॉजिकली बता। बिल्कुल, इसमें मुंडी ज्यादा घुमाना पड़ेगा या कैमरा ज्यादा घुमाना पड़ेगा, और इसमें कैमरा कम घुमाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर इससे क्या फायदा? अब जब तक तुम घूमोगे तब तक भाग जाएगा कार, है ना? हाँ बिल्कुल, यही एक्सपीरियंस है, ये हम इसीलिए तो आपसे पूछे थे, डे टू डे एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूं। आप कहाँ बैठना पसंद करोगे? ऑब्वियसली 2 पे, क्योंकि हमको धीरे धीरे घूमना पड़ेगा तो ज्यादा मोमेंट कैप्चर होने का चांस है। और यहां पे जब तक पता चला हम घूमे, फोन वाला भाग गया, है ना? मालिक आया 1 लाख मारा, चल निकल, कट ले, तेरा जॉब खत्म। कहां बैठना पसंद करोगे? है ना? अरे समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट तो दोनों जगह सेम था, है ना, बट इसमें मुंडी ज्यादा घुमाना पड़ा और इसमें मुंडी कम घुमाना पड़ा। तो असल में जो आप मुंडी घुमाते हो ना, बीइंग एन ऑब्जर्वर, जो आपको मुंडी घुमाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता वही? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और यहां कम है। डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम है, पार्टिकल तो यहां से यहां गया, इसके लिए भी यहां से यहां ही गया, और इसके लिए भी यहां से यहां ही गया। समझ में आया? अब आपके सामने से, अच्छा इसका एक और एग्जांपल देते हैं। सामने से ट्रेन कभी गुजरी है, राजधानी, जूम से निकल जाता है, निकल जाता है, अरे निकल जाता है, देखियो कभी? तो लगता है अरे गजब क्या स्पीड था, है ना? और कहीं प्लेन को उड़ते देखे हो? अरे बच्चा हो कि नहीं हो, बच्चा वाला को लक्षण है कि नहीं? कभी हवाई जहाज उड़ते देखो, धुआं छोड़ते हुए जाता है, जिसको आप लोग रॉकेट बोलते हो। अबे वो रॉकेट नहीं, हवाई जहाज ही है, ठीक है। जब वो बहुत ऊपर से जाता है ना तो कंडेंसेशन के कारण वो ट्रेल दिखता है पीछे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हवाई जहाज। तेज कौन चलता, राजधानी की हवाई जहाज? हवाई जहाज। लेकिन हवाई जहाज को देखो, और प्लेन जूम, ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल। अब यही सोचो, ये आप बैठे हुए, ट्रेन गुजरा, बूम, और ये आप जमीन पे हो, ये हवाई जहाज है बहुत ऊपर, है ना? है ना? वो जब बहुत ज्यादा दूर चल लेगा तो आपको बहुत थोड़ा सा मुंडी घुमाना पड़ेगा। तो आप यहां बैठना पसंद करोगे कि यहां, P1 पे, है ना? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल ऑन एन ऑब्जर्वर, है ना? इसमें ऑब्जर्वर भी आ रहा है पिक्चर में। एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल ऑन एन ऑब्जर्वर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल ऑन एन ऑब्जर्वर। एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल ऑन एन ऑब्जर्वर। यहां एक चीज खास है जो आपको देखने वाला है। कोई भी काइनेमेटिक वेरिएबल जैसे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है ना। और ऑब्जर्वर किस रफ्तार से चल रहा है, मान लो एक कार v रफ्तार से चल रहा है, आप ग्राउंड से देख रहे हो, और दूसरा ऑब्जर्वर भी v से चल रहा है,
तो उसको दूसरा चलता हुआ दिखेगा क्या? नहीं चलता हुआ दिखेगा। तो कोई भी काइनेमेटिक वेरिएबल या पैरामीटर किस पे डिपेंड करता था? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता था। इस पे ऑब्जर्वर पे तो डिपेंड करता ही है, फ्रेम पे तो डिपेंड करता ही है, ऑब्जर्वर के लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां लोकेटेड है। अरे है ना, अरे कोई ऑब्जर्वर यहां होगा, उसको और ज्यादा मुंडी घुमाना पड़ेगा, है ना। सिर्फ ऑब्जर्वर के फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, तो तीनों ग्राउंड फ्रेम में। उसके लिए वही सिचुएशन होगा, तुरंत सर राजधानी। बिल्कुल। तो ऑब्जर्वर का फ्रेम चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं, तीनों किस में? ग्राउंड फ्रेम में। लेकिन उसके लोकेशन से भी फर्क पड़ रहा ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी जो एंगुलर वेरिएबल्स होता है वो ऑब्जर्वर के फ्रेम के साथ साथ ऑब्जर्वर के लोकेशन पे भी डिपेंड करता नहीं कर रहा है। अरे थीटा अलग हो गया ना, तीनों ऑब्जर्वर तो सेम फ्रेम में, कि तीनों का फ्रेम अलग अलग है? सेम फ्रेम है तीनों। कौन फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम। अरे है ना। लेकिन 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 लोकेशन से तीनों के लिए थीटा क्या हो गया? अलग, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा थीटा। ये हो गया डेल्टा थीटा 1, ये हो गया डेल्टा थीटा 2, है ना। एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल ऑन एन ऑब्जर्वर। एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल ऑन एन ऑब्जर्वर। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा टफ बात पे हम बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टफ चीज होने वाला अभी, तो सावधान रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कोई दिक्कत? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो देखो, इसमें 3 पॉइंट है। पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और ऑब्जर्वर का पॉइंट। अरे 3 पॉइंट है ना। एंगल किसी ना किसी प्लेन में ही बन रहा होगा ना, तो 3 पॉइंट है। ठीक, इस तीनों पॉइंट को मिलाते हुए क्या बना सकते हो आप? एक प्लेन। एक प्लेन होगा, एक प्लेन में होगा ना। 3 पॉइंट एक प्लेन में नहीं होता क्या? नहीं सुने हो क्या ये? ठीक, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। किधर होगा? परपेंडिकुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे वहां पे कुछ पैरामीटर डिफाइन किए थे, यहां भी पैरामीटर डिफाइन कर रहा है ना, और बराबर काम करता है इसीलिए हम डिफाइन किए, है ना। ऐसे कुछ भी डिफाइन नहीं हो जाता। अब ये मत पूछना कि सर वेलोसिटी क्यों डिफाइन किए थे, जरूरत पड़ती है उसकी, है ना। उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है, पार्टिकल तो इस प्लेन में मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी है, तीनों पॉइंट को मिला के कितना प्लेन बन सकता है? 3 पॉइंट को मिला के कितना प्लेन बन सकता है? एक ही प्लेन बन सकता है। अरे बन सकता है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर या अंदर हो सकता है, बाहर या अंदर हो सकता है। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड रूल। ठीक है, इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। हम अभी चर्चा करेंगे क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। ये उस प्लेन में नहीं होता जिस प्लेन में मोशन हो रहा होता, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता, असल में एक्सिस के अलॉन्ग होता है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। बट हम फालतू का नाम नहीं आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप और परेशान हो, है ना। तो सिंपली ऐसे जानो कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड यूज करते हैं। राइट हैंड कैसे यूज होता है, ध्यान से सुनना। ये ऐसा डायरेक्शन है इसके मोशन का, है ना। दायां हाथ के फिंगर को घुमाना है मोशन के डायरेक्शन में। ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा? आपके पास ऐसे घूमेगा, थंब किधर है? अंदर, अंदर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर मानोगे? अंदर, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ।
और अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूमता तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। कोई दिक्कत? पक्का यहां तक में? अब आप बोलोगे कि सर यहां पे डायरेक्शन का बात आ रहा है, तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या? डायरेक्शन का बात करंट में भी आता, बट करंट वेक्टर नहीं होता। तो यहां पे आप पूछ सकते हो कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का बात आ रहा है, तो क्या ये वेक्टर है क्या? तो हम आपको बता देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, जैसे ये है, बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता, लेकिन छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वेक्टर होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, पहले सुनो, बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता है, लेकिन छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, जैसे यहां पे अगर डायरेक्शन की बात करें, ये पार्टिकल ऐसे घुमा तो डायरेक्शन किधर? अंदर की तरफ, बोले ना, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ। ठीक है, टेक्निकली ये वेक्टर नहीं है, ये बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, बट आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला ये वेक्टर है कि नहीं, है ना। इसका वेक्टर होने ना होने का इंपॉर्टेंस कब आता है पता है? जैसे कि अभी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, फिर कुछ देर के बाद इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, फिर मान लो कुछ देर के बाद इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो इसमें अंतर आता है वेक्टर होने का, है ना, उसमें अंतर आता है कि ये वेक्टर है कि नहीं है। बट जेई के सिलेबस में एक्सिस का घूमना अलाउड नहीं, जेई के सिलेबस में एक्सिस या तो फिक्स होगा, ठीक है, तो या तो पार्टिकल ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, या एक्सिस सिर्फ चल रहा होगा, ट्रांसलेट कर रहा होगा, एक्सिस अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा होगा। मतलब एक्सिस अगर जेड के डायरेक्शन में है, पहले से ध्यान से सुनना, तो हमेशा वो जेड के डायरेक्शन में ही होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, बट डायरेक्शन क्या रहेगा? जेड के डायरेक्शन में। क्या फर्क पड़ता है इससे हम आपको बताते जाएंगे, सब ध्यान से सुनते जाइएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा सब बात। बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हम अभी थोड़ा सा एक छोटा सा प्रूफ भी देंगे इसका, है ना। बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता? तो बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो कम्यूटेटिव नहीं होता। सर ये कम्यूटेटिव क्या है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मान लो एक वेक्टर a प्लस बी, हम जानते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, अरे करता है ना। बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वो वेक्टर के सारे लॉ को फॉलो ही नहीं करता, तो कैसे वेक्टर होगा। लेकिन छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस लॉ को फॉलो करता, छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस लॉ को फॉलो करता है ना। अभी हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए परेशान नहीं होना। ये बुक है आपके सामने, याद रखना इसका ओरिएंटेशन कैसे है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। इसको हम दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, 2 या 3 जो आप बोलोगे, 2 या 3, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि हम ये देखो, ये मेरा मान लेते हैं ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और x नहीं, इसको मान लो x एक्सिस, ये रूम का ये वाला है, ये x एक्सिस। अच्छा, इसके पलटने से एक्सिस नहीं पलटेगा, एक्सिस फिक्स है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और आपकी तरफ z एक्सिस। कोई दिक्कत? बिल्कुल ध्यान से सुनना कि बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों नहीं है। इसको दो डिस्प्लेसमेंट हम देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक तो हम देंगे 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का, याद रखना 90 डिग्री का, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको देंगे 90 डिग्री वाई एक्सिस के अबाउट। अच्छा, इसका ओरिएंटेशन याद रखना, इनिशियल और फाइनल। पहले हम क्या दे रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री एंटी क्लॉक, ठीक है, दे ऐसे होगा, ठीक है।
फिर इसको एक्स एक्सिस के अबाउट दे रहे हैं हम एंटी क्लॉक, ठीक। तो वाई एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉक और फिर एक्स एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉक। तो मेरा बुक ऐसे हो गया, ठीक है। याद रखना ओरिएंटेशन, याद है, ये मैथमेटिक्स मेरी तरफ आ गया, ये जो मैथमेटिक्स लिखा हुआ हो मेरी तरफ आ गया, ठीक। अब फिर से स्टार्ट करते हैं शुरू से। अब की बार हम पहले एक्स एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉक दे देते हैं 90, हो गया, और वाई एक्सिस के अबाउट 90। ओरिएंटेशन सेम आया कि अलग अलग आया? अलग अलग आया। अरे अलग अलग आया, तो क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया? नहीं किया। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं किया, इसलिए बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। समझ में आया? अरे बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं। अब छोटा वेक्टर है, हम तुरंत दिखा देते हैं। ये जो 90 है ना, इसको डी थीटा कर देते हैं, छोटा एंगल डी थीटा और डी थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखना, पहले किसके अबाउट डी थीटा देना है? वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट एकदम हल्का सा, ठीक है, ठीक। और फिर एक्स के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज एकदम हल्का सा, तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, इतना नहीं, डी थीटा तो बहुत छोटा होता है ना, कोई दिक्कत? ये फाइनल ओरिएंटेशन है। चलो बोल, याद रहेगा ओरिएंटेशन ऐसे, हल्का सा ऐसे और फिर हल्का सा ऐसे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, पहले एक्स के अबाउट दे देते हैं एकदम हल्का सा, ठीक है, फिर वाई के अबाउट, फिर वाई के, सेम ओरिएंटेशन आया? अरे सेम आया, सेम आया। इसलिए छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो क्या है? वेक्टर है। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो वही राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल है ना। उस प्लेन में घूमो, फिंगर्स को घुमाओ जिस प्लेन में मोशन हो रहा, तो थंब जिधर जा रहा है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। किसका डायरेक्शन? अच्छा, आपके लिए कोई पंगा ही नहीं, हम आपको बताते हैं, आपके लिए कोई पंगा है ही नहीं कि बड़ा वाला वेक्टर है कि छोटा वाला वेक्टर है, आपके लिए कोई पंगा नहीं। रीजन बताएं, आपके लिए बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट जिस प्लेन में हो रहा होगा, छोटा वाला भी उसी प्लेन में होगा। अरे है ना, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसा भी सोच सकते हैं ना, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, अरे ऐसे ऐसे छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां से यहां, फिर यहां से, अरे हाँ ना बोलना, सोच सकते हैं ना। तो हर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखो, अंदर की तरफ, अंदर 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 अंदर, तो सारा वेक्टर जुड़ के किधर आएगा? एक ही प्लेन में, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर ये मोशन ऐसे ऐसे होता पार्टिकल का, ऐसे ऐसे, तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे आता, यहां पे ऐसे आता, यहां पे ऐसे आता, यहां पे ऐसे आता, अरे आता, तो जोड़ने में कितना तकलीफ होता। बट अपने को वो वाला करना ही नहीं, अपना तो मोशन प्लेनर मोशन है, अपना एक्सिस इधर उधर घूम नहीं रहा, तो या तो सब अंदर होगा, या तो सब बाहर होगा, या तो बाहर और अंदर होगा। अरे है ना, तो इसमें क्या फायदा पता है? इसमें क्या फायदा? आप बड़े वाले को भी वेक्टर की तरह ट्रीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी यहां पे वेक्टर का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो क्यों बताए सर? एकेडमिक पर्पस से पता भी तो होना चाहिए, है ना, कि छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सर मेरा काम कैसे चलेगा? कुछ नहीं, आपको तो बस ये देखना, ऐसे घुमा अंदर, जनरली अंदर को माइनस लेके चलते हैं, अंदर क्लॉकवाइज जो नाम दो, इनसाइड या क्लॉकवाइज या माइनस, और जनरली बाहर एंटी क्लॉकवाइज। अरे है ना, तो अपने लिए तो बस प्लस और माइनस, वन डायमेंशनल मोशन की तरह। अरे है कि नहीं है? अपने को ये सोचना नहीं है बड़ा छोटा, क्यों? क्योंकि अपना तो एक्सिस ही नहीं घूम रहा, अपना तो एक्सिस फिक्स है, तो सब छोटा छोटा मिलके भी क्या होगा? उसी के अलॉन्ग होगा ना। अरे यहां पे हम बोल रहे हैं कि चलो ये बड़ा वाला का डायरेक्शन ऐसे अंदर, तो आप बोलोगे सर बड़ा वाला तो वेक्टर होता नहीं है, बड़ा वाला तो वेक्टर
होता नहीं, तो हम बोले देखो नालायक, छोटा सा किधर है अंदर, अरे ये वाला एंगल डी थीटा अंदर, फिर ये वाला एंगल डी थीटा अंदर, ये वाला एंगल डी थीटा अंदर, तो सारा डी थीटा डी थीटा डी थीटा मिलके अंदर। अरे ना हाँ, डी थीटा ये क्या होगा, इसका जो लेंथ होगा मैग्नीट्यूड होगा, डी थीटा अंदर डी थीटा अंदर, सब जुड़ जाएगा एक डायरेक्शन। अरे है ना, तो ओवरऑल इस थीटा का भी हम बोल सकते हैं कि ऐसे अंदर। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा टफ पार्ट है ना, बट हाँ वेक्टर क्यों नहीं है क्यों है ये तो थोड़ा सा हम समझा दिए, है ना। ये बड़ा वाला कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, छोटा वाला करता है कि नहीं। बट अपने को कोई पंगा लेना ही नहीं, अपने लिए या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। जनरली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को निगेटिव लेके चलते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे याद रखेंगे, तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन निगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, याद आ रहा है। थीटा भी हम शुरू में ही जब थीटा के लिए डिफाइन किए थे तभी बताए थे, तो इसलिए हम आपको बोले भी थे कि फिजिक्स में एक फ्रेज है, याद रख सकते हो, और ये कन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि उल्टा लेके बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन जो कन्वेंशन लेके चलोगे वो थ्रू आउट पूरा सवाल में मत बदलना, है ना। तो हम आपको बोले भी थे क्लॉक्स आर ऑलवेज निगेटिव, क्लॉक्स आर ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, आपको जाना है। ठीक है, तो अपने लिए ज्यादा पंगा ही नहीं, अपने को तो ये देखना क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो अंदर होगा, तो या तो उसको बगल में लिख दो क्लॉकवाइज, या लिख दो अंदर, या लिख दो माइनस, है ना। तो जनरली हम लोग प्लस माइनस यूज करते हैं। प्लस माइनस क्यों यूज करते हैं, ये प्लस माइनस जो है वो बता क्या रहा है, डायरेक्शन, लेकिन ये बिहेव नंबर की तरह करता। जैसे वन डायमेंशन में याद आ रहा, अरे डिस्प्लेसमेंट वाला प्लस माइनस था कैसे, कौन सा प्लस माइनस था, वेक्टर वाला, लेकिन वो बिहेव कैसे कर रहा था, नंबर की तरह। अगर -2 डिस्प्लेसमेंट है और +3 डिस्प्लेसमेंट है तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या, जोड़ दो सीधा सीधा, याद आ रहा। लेकिन वो प्लस माइनस था क्या, डायरेक्शन वाला। उसी तरह यहां पे अगर हम बोले कि अच्छा इसका यूनिट होता है रेडियंस, यूनिट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियंस, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियंस, ठीक है। और असल में देखो तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस, क्योंकि ये होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना। क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मीटर बटा मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यूनिट क्या यूज करते हैं, रेडियंस, ठीक है। डिग्री भूल जाओ, है ना, शुरू से हम बोल रहे हैं फिजिक्स में अपना डिग्री किसी काम का है ही नहीं, है कि नहीं, रेडियंस। अच्छा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया रेडियन, है ना। तो अब जैसे मान लो ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ध्यान से सुनना, एक ही प्लेन में बात करेंगे हम लोग। तो मान लो ये 5 रेडियन घूमा, कितना घूमा, 5 रेडियन, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, इधर से इधर घूमा, इधर से इधर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे, -5 रेडियन, आर रेडियन, ठीक है। ये इधर से इधर घूम जाता तो +5, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 क्लॉकवाइज, अरे है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 5 एंटी क्लॉक। बट प्लस माइनस ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये प्लस माइनस वैसे बिहेव कर लेता है जैसे अपना नंबर बिहेव करता है। क्या क्या जो लगाते हैं रेडियन का वो नहीं लगा, नहीं समझ, मैथ में सर सी नहीं लगाते थे रेडियन। अब मैथ में चुप हटो, फिर मैथ का चर्चा कर, क्या लगाते थे हम, लगाने थे, वो थे, क्या थे क्या था कुछ नहीं, 10th तक जो पढ़ा था उससे हमको कोई मतलब नहीं।
हम जो पढ़ा रहे उतना पढ़ो, बात खत्म, माथा मत मेरा खराब करो। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वांटिटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसको जनरली हम लोग ओमेगा एवरेज से डिनोट करते हैं, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी। अब ये मत बोलना ये कैसे हो गया, अब इंस्टेंटेनियस निकालना सीखे हैं लिमिट लेके। चल अच्छा, अगर ध्यान से देखो हम लोग का काम इसी से चल जाएगा, प्लस माइनस से, है ना। प्लस माइनस है, या तो एंटी क्लॉक या तो क्लॉक, है ना, या तो राइट या तो लेफ्ट याद आ रहा है वन डायमेंशन में, तो अपना काम प्लस माइनस है। लेकिन अगर रियलिटी में देखो तो ये वेक्टर है, ये है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है ना। बट अपने को इससे ज्यादा काम नहीं, पता होना चाहिए, है ना। रियलिटी ये है, याद आ रहा है जैसे वन डायमेंशन में हम इक्वेशन लिखते थे v बराबर u प्लस एटी, और बार बार बोलते थे कि भाई वेक्टर इक्वेशन है, अरे है ना। तो वैसे ये वेक्टर है रियलिटी में, ठीक है। बट अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस से काम चल जाएगा। समझ में आ रहा? पक्का? अरे पक्का। फिर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। कोई दिक्कत? रियलिटी में ये भी क्या है, अच्छा इसको डिनोट करते हैं ऐसे, अल्फा एवरेज। किसे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। रियलिटी में ये भी वेक्टर है ना। रियल इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय डेल्टा टी। बट अपने को क्या लेना देना, अपना तो प्लस माइनस से काम चलेगा, है ना, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। क्योंकि रोटेशन ऑफ एक्सिस आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, तो अपना एक्सिस डायरेक्शन नहीं बदल रहा है ना, पक्का। तो अपने को उसके वेक्टर नेचर से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जेई में दो बार सवाल पूछ चुका है जिसमें एक्सिस डायरेक्शन बदल रहा, ध्यान से सुनना, 2 बार जेई में सवाल आया है जिसमें एक्सिस डायरेक्शन बदल रहा, और उसी के नाम पे खूब रायता फैला हुआ, टफ टफ सवाल करवा रहा है सब किताब में, है ना। बट मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, वो दोनों सवाल आउट ऑफ सिलेबस था। तो मतलब सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है, इतना जानो जिससे सब सवाल बन जाए। क्या जेई पे क्या करोगे कंप्लेन? अब जेई का हिस्ट्री उठा के देखो, 50 साल से ऊपर का, 70 साल का हिस्ट्री है, उसमें 2 बार आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया तो क्या होगा, 70 साल में 2 बार, समझ में? और ऐसा कौन सा कि आप 100% सॉल्व करने वाले, ठीक है, समझ में आया। 30 से 40% में तो सिलेक्शन होता है, बट हम 30 से 40 नहीं बोल रहे हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं कि वो 70 साल में 2 बार चलो आया। ऐसा थोड़े कि आप में भी आएगा, हर बार थोड़े आता है, ऐसा तो ये भी तो नहीं है कि हर साल एगो आउट ऑफ सिलेबस आता, नहीं। 70 साल में 2 बार आउट ऑफ सिलेबस सवाल आया तो क्या दिक्कत होगी, समझ में आया। जेई के सिलेबस को अगर आप लोग के पास होना चाहिए, सिलेबस सबके पास है कि नहीं, निकाल के रखना प्रिंट आउट, नहीं प्रिंट आउट, फिजिक्स के कॉपी में आगे में प्रिंट आउट चिपका होना चाहिए, सब चिपकाओ नहीं। जैसे अभी मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ना, तो मैकेनिक्स वाला चिपका लेना काट के, है ना, कॉपी में, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है हम पढ़ लिए, ये सब पढ़ लिए, है ना, क्योंकि हम बिल्कुल जेई सिलेबस पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, हम एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं, हम फालतू का नहीं पढ़ा रहे हैं आपको कि नीट का अलग, मेंस का करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस का करेंगे, ना ना ना, है ना।
एडवांस लेवल पढ़ाएंगे तो नीट मेन सब हो जाएगा उसमें, है कि नहीं, वो अपने आप इंक्लूडेड है। तो उसमें एकदम लिखा हुआ है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस अलाउड है, रोटेशन ऑफ एक्सिस अलाउड नहीं है। समझ में आया? तो जब सिलेबस ही नहीं बोला तो क्यों पढ़ो फालतू का? समझ में आया? तो अपने लिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस, एंगुलर वेलोसिटी प्लस माइनस। अरे जैसे पार्टिकल इधर चल रहा था माइनस मानते थे, इधर चल रहा तो प्लस, तो उसी तरह पार्टिकल अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा तो वेलोसिटी माइनस, ऐसे रोटेट कर रहा प्लस। उसी तरह पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है तो माइनस, बाहर की तरफ है प्लस। अगर पार्टिकल ऐसे घूमा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस, ऐसे घूमा प्लस। अरे समझ में आया? समझ में आया? पक्का? बिल्कुल बिल्कुल वही है, वैसे ही ये काम करता, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। देखो ना, वही सारा इक्वेशन भी अभी आने वाला, v बराबर u प्लस एटी अभी फिर से आएगा। ठीक है, चल तो ये सब अच्छे से लिखना, लेकिन ठीक है, ये काम का ये पता होना चाहिए, ये काम का वो पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग पार्टिकल ऑन ऑब्जर्वर, है ना। इसमें लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर भी इंपॉर्टेंट है। आप नहीं बोलोगे, अभी आके बैठ गए हो 2 मिनट पहले तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो, ठीक है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे होगा, एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और रियलिटी में ये इक्वेशन भी क्या है? वेक्टर इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन। समझ में आया? यूनिट क्या होगा? देखो, इसका यूनिट रेडियन होता है तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं कहीं सिंपली पर सेकेंड भी लिखा रहता है ओमेगा का यूनिट, क्योंकि रेडियन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। तो घबरा नहीं जाना, कहीं कहीं सीधा सीधा ओमेगा का यूनिट क्या लिखा रहेगा? पर सेकेंड। हाँ, ठीक है, ओमेगा का क्या लिखा रहता है? पर सेकेंड। वही यूनिट जो फ्रीक्वेंसी का होता है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसका यूनिट फ्रीक्वेंसी के यूनिट से सेम है, मतलब दैट डजंट मीन कि दोनों सेम है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये सब डेफिनेशन है सिंपल सर। ठीक है, इस पे और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में, बट जो छोटा छोटा चीज है जो तुरंत कर सकते हैं उस पर टाइम बर्बाद नहीं करते। अब देखो, इसमें सेम वो सारा इक्वेशन आप खुद से डिराइव कर लेना घर पे जाके। कैसे? तो देखो, अगर अल्फा कांस्टेंट है, अगर जैसे वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, याद आ रहा? अगर अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या होता है? डी ओमेगा बाय डी टी। तो डी ओमेगा क्या लिख सकते हो? अल्फा डी टी। अल्फा कांस्टेंट, अल्फा को बाहर ले लो। टाइम 0 पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या था? मान लो ओमेगा नॉट था, और फाइनली टाइम टी पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? ओमेगा मान लो। अरे है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा टी। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अरे होगा v बराबर u प्लस ए टी। यहां पे वहां था फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यहां पे हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अरे है ना, बाकी आप खुद डिराइव कर लेना, हम लिख देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बहुत ज़्यादा ये सब यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। और फाइनल ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, इस पर थोड़ा बहुत बात और कल करेंगे हम, है ना, बट इस पर कुछ सवाल बेसिक कर सकते हो। अच्छी वर्मा लाया हो क्या? हाँ, अब उस चक्कर में पढ़ो ही नहीं। हाँ ठीक, क्योंकि यहाँ पे आपको परेशान करने के लिए अल्फा है, डेल्टा थीटा, क्या है, डेल्टा थीटा, जो कि वेक्टर होता नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेन में मोशन हो रहा है, उसके लिए लिख रहे हैं इक्वेशन, है ना। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सब एक प्लेन के लिए है, मोशन सिर्फ प्लेन में हो रहा है, तो वहाँ अपने प्लस माइनस से काम हो जाएगा। चलो, तो एच.सी. वर्मा में ये चैप्टर निकाल लेना, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, होमवर्क लिख लो ध्यान से। इसमें आप पहले तो पढ़ लेना थोड़ा सा ऐसे ही, एंगुलर वेरिएबल्स जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ लेना, 7.1 सेक्शन 7.1, ठीक है, और उसके नीचे में जो एग्जाम्पल है वो बना लेना, और बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझाते चले जाएंगे, ठीक है। बस इतना कर लेना का, ठीक है, बाकी इस पे उस पर बहुत ज़्यादा सवाल है भी नहीं। एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ सवाल अगर मिल जाए तो। ना ठीक है, बस उतना पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बस थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे फिर। अच्छा हाँ, 7.2 पूरा छाप लेना, सेक्शन 7.2 छाप के मतलब अच्छे से पूरा, हाँ, सेक्शन 7.2 कॉपी में लिख के लाना अच्छे से, ताकि ये वाला डेरिवेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए। अब आप पूरा एज इट इज, एक एक वर्ड, अजीब है, मतलब छाप के लाने भी बोलते हैं तो उसमें भी रोना शुरू कर देता है। हाँ तो क्या हुआ, 7.2 है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, अरे 7.2 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिख रहा है, उससे पहले तक पूरा छाप लेना, मतलब इतना तो छापना ही है गधा, ये और ये एक एक वर्ड एज इट इज, ठीक है। चलो बाय।